किसने किया था? गोल्ड स्टीन। प्रोटॉन का जो सापेक्ष मान होता है वो कितना होता है? 1.0072। और जो इसका निरपेक्ष मान होता है वो कितना होता है? 1.6726 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है। और प्यारे बच्चे, आपको पता होगा प्रोटॉन को ही एनोड किरण के नाम से जाना जाता है। एनोड किरण, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था? डाल्टन ने। और खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। कब किया था? 1919 में। आइए अगला प्रश्न है, ऐसे तत्व जिनका परमाणु भार समान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समस्थानिक। परमाणु भार जिनका समान रहता है उनको बोलते हैं समभारिक। क्या बोलते हैं? समभारिक। और जिनका परमाणु क्रमांक समान रहता है इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है समस्थानिक। समभारिक में जैसे कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। और भार कितना है? 14। ठीक है। नाइट्रोजन का कितना है? नाइट्रोजन का कितना है? 7। तो इसका परमाणु भार कितना है? 14। तो दोनों का परमाणु भार क्या है? समान। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? प्यारे बच्चे, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक ने। किसने किया था? चैडविक ने 1932 ईस्वी में चैडविक ने किया था। ठीक है। और इस पे कोई भी आवेश नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इस पे आवेश कितना होता है? 0। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन का किसने किया है? चैडविक ने। एटम, परमाणु शब्द का प्रयोग किसने किया था? एटम शब्द किसने दिया था? किसने दिया है? डाल्टन ने। डाल्टन ने बताया कि जो ब्रह्मांड में स्थित कण है वो किससे बने हैं? परमाणु से। लेकिन बाद में यह धारणा क्या हो गया? गलत हो गया। और बाद में पता चला जो एटम है वो किससे बने हैं? मौलिक कणों से। जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसान, ठीक है, और हिग्स बोसान, पाई मेसान, इन सब कणों के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के भू परपटी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पृथ्वी के भू परपटी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन। फिर क्या पाया जाता है? सिलिकॉन। क्या पाया जाता है? फिर क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम। के बाद क्या पाया जाता है? इसके बाद पाया जाता है आयरन। ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, और सबसे कम इस क्रम में आयरन पाया जाएगा। अरहर तथा मसूर का जो दाल है वो तरह कैसा मिश्रण है? तो पता है प्यारे बच्चे, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। समांगी को बोला जाता है होमोजीनियस और इसको बोला जाता है हेट्रोजीनियस। ठीक। तो ऐसा मिश्रण जिसमें
अवयव अलग अलग दिखाई पड़े, है ना, उसके गुण जो है मिश्रण में विद्यमान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विष विषमांगी मिश्रण। तो ये किसका उदाहरण है, विषमांगी मिश्रण का। विषमांगी मिश्रण, ठीक है। समांगी मिश्रण जैसे चीनी और पानी, है ना, इन दोनों का मिश्रण किसका हो गया, समांगी। ठोस द्रव गैस में किसका विसरण, डिफ्यूजन किसका अधिक होता है, तो सबसे ज्यादा गैस का होता है, फिर द्रव का, फिर किसका होता है, ठोस का। गैस के बाद किसका होगा, द्रव, और सबसे कम किसका होगा, ठोस का। इस बात को ध्यान रखेंगे। पदार्थ की पांचवी अवस्था, तो पांचवी अवस्था का नाम क्या है, आपको पता है प्यारे बच्चे, पांचवी अवस्था जो है वो है बोस आइंस्टीन बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, कंडेंसेट, ठीक है। तो सबसे पहले भारत के वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने जो है इसका गणना किया था, और आइंस्टीन ने गणना के आधार पे इस जो है अवस्था का खोज किया था। और 1901 में, है ना, इसके जो है अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार जो है अमेरिका के वैज्ञानिक हैं उन लोगों को मिला है। तो उनका नाम जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो पांचवा जो अवस्था है वो क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। पदार्थ की मूलतः कितनी अवस्थाएं हैं, तीन। पहला क्या है, ठोस, फिर द्रव, फिर क्या है, गैस, और चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा, है ना। और पांचवी अवस्था क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी जिसे हम लोग कहेंगे। फ्लोरेसेंट ट्यूब तथा नियॉन बल्ब में क्या पाया जाता है, प्यारे बच्चे, फ्लोरेसेंट ट्यूब में क्या भरा होता है, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा, क्या भरा रहता है, प्लाज्मा। साथ में कौन सा गैस रहता है, साथ में इसमें रहता है हीलियम, हीलियम या अन्य कोई गैस हो सकता है। और नियॉन बल्ब में कौन सा गैस रहेगा, नियॉन बल्ब में नियॉन, नियॉन गैस रहेगा, और साथ में क्या रहेगा, प्लाज्मा, प्लाज्मा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अरे बच्चे, एलईडी किससे बना होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। एलईडी, जिसको हम लोग कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन में अस्थायी कण कौन से हैं, आपको पता होगा। अस्थायी कण कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस पे चार्ज क्या होता है, माइनस, इस पे कैसा होता है, प्लस, और इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। इस पे जो चार्ज होता है 1.6 गुणे 10 पावर माइनस 19 गुलाम, और यहाँ पे जो होता है वो प्लस में चार्ज होता है, ठीक है, 19 गुलाम। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन। नामकरण किसने किया था, रदरफोर्ड। इस बात को ध्यान रखेंगे। न्यूट्रॉन, इसका खोज किसने किया था, चैडविक ने। परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है, प्यारे बच्चे, परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाएगा, न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन, और इसके बाहर जो कक्ष होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। नाभिक में क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियस कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। भौतिक में मापन की कितनी पद्धतियां हैं, तो भौतिक में जो मापन की पद्धतियां हैं वो कितनी है, चार। कितनी पद्धति है, चार। ठीक है, पहला क्या है, एफ पी एस, दूसरा क्या है, सी जी एस, तीसरा क्या है, एम के एस, और चौथा क्या है, एस आई, ठीक है। इसको बोला जाता है फुट, पाउंड,
और सेकेंड। इसको क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर, फिर इसको बोलेंगे ग्राम, और इसको बोलेंगे सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही हम किस पद्धति को क्या बोलेंगे? ठीक है, मीटर, के को बोलेंगे किलोग्राम, और यस को बोलेंगे सेकेंड। ठीक है, इसी का जो अपडेटेड रूप है वो क्या है? एसआई पद्धति, जिसे 1971 में, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में बैठक हुआ था, वहां मापतौल के लिए इसको जो है मान्यता मिला था, एसआई यूनिट। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। कितनी पद्धतियां हैं? 4। एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और इसको बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सभी प्रणाली में समय का मात्रक क्या होता है? तो समय का मात्रक क्या है सभी प्रणाली में? सेकंड। क्या होता है? सेकंड। इस बात को ध्यान रखेंगे। समतल कोण को किससे मापा जाता है? तो समतल कोण को मापा जाता है रेडियन से। किससे मापा जाता है? रेडियन से। और घन कोण को किससे मापा जाता है? स्टेरेडियन से। घन कोण को किससे मापा जाता है? रेडियन से। ठीक है, इसी को ठोस कोण भी कहा जाता है। कराया माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता कब मिला? तो 1971, 1971 में। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो पेरिस में जो है बैठक हुआ था, वहां पे एसआई पद्धति को क्या दिया गया? मान्यता। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो प्यारे बच्चे, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है ल्यूमेन। क्या होता है? ल्यूमेन। ल्यूमेन, है ना। और आप बताएंगे ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। क्या होता है? कैंडिला। ठीक है, भार का बीमा क्या होता है? तो भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान और गुणे त्वरण। ठीक है, तो द्रव्यमान को हम लोग लिखते हैं किलोग्राम, त्वरण को क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका अगर बीमा हम लोग लिखेंगे किलोग्राम को एम से, है ना, मीटर को एल से, सेकेंड को सेकेंड, और क्या हो जाएगा? -2। ठीक, घर्षण गुणांक की बीमा क्या है? तो घर्षण गुणांक, है ना, साथ ही साथ अपेक्षिक आर्द्रता। अपेक्षिक आर्द्रता। अपेक्षिक घनत्व। अपेक्षिक घनत्व। ठीक है, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता और विकृति। विकृति। ठीक है, इन सब का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, घर्षण गुणांक का ना ही कोई मात्रक है और ना ही कोई इसकी बीमा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अपेक्षिक आर्द्रता, अपेक्षिक घनत्व, आवर्धन क्षमता, विकृति, इन सब का कोई मात्रक और बीमा नहीं है। ठीक है, प्रदीप्त पुंज की इकाई क्या है? प्यारे बच्चे, प्रदीप्त पुंज की इकाई क्या है? इसकी इकाई है ल्यूमेन। क्या है? ल्यूमेन। और आपको पता होगा प्रदीप्त की इकाई क्या है? बोलेंगे प्यारे बच्चे, प्रदीप्त की इकाई है लक्स। क्या है? लक्स। ठीक है, अगर प्रदीप्त की इकाई पूछा जाएगा तो लक्स होगा, प्रदीप्त पुंज का पूछा जाएगा तो क्या होगा? ल्यूमेन होगा। जीव द्रव्य का खोज किसने किया था? तो किसने किया था? पुरकिंजे ने। पुरकिंजे, है ना। और जीव द्रव्य में क्या पाया जाता है? एक तो होता है कोशिका द्रव्य,
कोशिका द्रव्य और दूसरा होता है केंद्रिका द्रव्य। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसे जो है जीवन का क्या कहा जाता है, भौतिक आधार। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, तो प्यारे बच्चे आपको पता होगा जो जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं, एक पादप होते हैं और उनका जो भित्ति बना होता है किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज से। किससे बनी होती है, सेलुलोज, है ना, जो पेड़ पौधों को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, और जो कवक होते हैं, कवक, इनकी भित्ति किससे बनी होती है, काइटिन से। किससे बनी होती है, काइटिन। ठीक है, और जो पेप्टिडोग्लाइकेन है, ठीक है, इसे जीवाणु की भित्ति बनी होती है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे विषाणु की भित्ति किससे बनी होती है, विषाणु की भित्ति किससे बनी होती है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। सूत्रकणिका के नाम से किसे जाना जाता है, प्यारे बच्चे, सूत्रकणिका के नाम से किसे जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता है इसमें क्या होता है, ऑक्सी श्वसन होता है और ऑक्सी श्वसन जब होता है तो इसमें क्रेब चक्र चलता है और इस क्रेब चक्र के दौरान एटीपी का निर्माण होता है, साथ ही साथ क्या बनता है, ग्लूकोज। ठीक है, जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त होता है और इसी के कारण इसे जो है कोशिका का क्या कहा जाता है, विद्युत गृह, पावर हाउस ऑफ सेल। और इसका जो आंतरिक दीवार होता है उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं, क्रिस्टी, क्रिस्टी। ठीक है, तो सूत्रकणिका के नाम से किसे जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें जो है ऑक्सी श्वसन होता है, उसके दौरान क्या बनता है, एटीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, साथ में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अरे बच्चे, क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। आपको पता है क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। ठीक है, आपको पता है एक पौधा रहता है, पौधे में सूर्य के प्रकाश जब पड़ते हैं, है ना, तो इसके पत्तियों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। इसके पत्ती में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। इसी में क्या पाया जाता है, इसी में पाया जाता है मैग्नीशियम। और इसके नीचे वाले पार्ट में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे कहा जाता है स्टोमेटा। क्या कहा जाता है, स्टोमेटा। और इसी को पौधों का क्या कहा जाता है, किचन। भोजन बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, ये कोई जड़ है ना, और जड़ से क्या प्राप्त करेगा पौधा, पानी। हम लोग क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश, और पत्ते से क्या मिलता है, क्लोरोफिल। तो भोजन बनाने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है, CO2, ठीक है, सनलाइट, और H2O मतलब जल, और साथ में क्लोरोफिल। और प्यारे बच्चे, आपको पता होगा पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं और अपने तैयारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। खुश रहें, मस्त रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं मयंक सिंह अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बिंदु में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग साइंस के 25 क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, कार्बन का आइसोटोप 11, इसका प्रयोग होता है, तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, ब्रेन के स्कैनिंग में। कहाँ होता है, प्यारे बच्चे आपको पता होगा जो कार्बन है इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 6। और इसके कौन कौन से आइसोटोप होते हैं, एक कार्बन 11 होता है, एक कार्बन 12 होता है ना, कार्बन 13 होता है और कार्बन 14 होता है। आपको पता होगा कार्बन 14 का प्रयोग क्या इसमें किया जाता है, जीवाश्मों का आयु ज्ञात करने में। आयु, ठीक है,
और यूरेनियम 235 इसका प्रयोग होता है पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में, पृथ्वी और पुराने चट्टान, पुराने चट्टान, ठीक है। कोबाल्ट 60 इसका प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में, इसमें किया जाता है कैंसर के इलाज में। और साथ में एयू, एयू का मतलब गोल्ड है ना, गोल्ड 198 इसका भी प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक। बहुत सारे आइसोटोप हैं, जैसे आयोडीन हो गया 153 153, तो इसका भी प्रयोग किया जाता है जो है थायराइड ग्रंथि के उपचार में और उससे संबंधित कैंसर के उपचार में, ठीक। अगला प्रश्न है प्रोटॉनों का भार। प्रोटॉन का भार कितना होता है प्यारे बच्चे? प्रोटॉन का सबसे पहले नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड। जबकि प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। किसने किया था? गोल्डस्टीन। कब किया था? 1919 में। जो मौलिक कण हैं वो कितने हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, इस पे प्लस होता है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे प्लस 1.6 गुणे 10 पावर माइनस 19 कूलाम क्या होता है? चार्ज होता है। इसका भार कितना होता है? इसका सापेक्ष जो भार होता है वो कितना होता है? 1.0072, और इसका जो निरपेक्ष मान होता है वो कितना होता है? 1.6726 गुणे 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम, ठीक है। तो प्रोटॉन का भार कितना होता है? इसका सापेक्ष भार होता है 1.0072 और निरपेक्ष भार होता है 1.6726 गुणे 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। किसने किया था? थॉमसन, ठीक है। न्यूट्रॉन का किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का 1932 में चैडविक ने किया था। किसने किया था? चैडविक ने, चैडविक। इस बात को ध्यान रखेंगे। H2SO4 का वाष्प घनत्व 22 है, तो इसका अणुभार कितना होगा? प्यारे बच्चे आपको पता होगा वाष्प घनत्व बराबर क्या होता है? दो गुणे अणुभार, दो गुणे अणुभार। तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं? भार। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के दो अणु हैं, है ना, 2 गुणे 1। आपको पता है यहाँ पे सल्फर है, तो सल्फर का कितना होता है? 16 दूनी 32। कितना होता है? 32। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो इसके 4 अणु है, कितना हो जाएगा? 64, 32 और 2, 64, 32 और 2, 2 2 4 4 8, तो कितना हो गया? 98। इसका जो अणुभार आ गया वो कितना आ गया? 98, ठीक है। तो इसका यहाँ से जो है लोग अणुभार निकाल ले लेंगे। अणुभार बराबर क्या हो जाएगा? 98/2, कितना आ जाएगा? 49, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। करार लोहे में जंग लगने से इसके भार में क्या परिवर्तन होता है? प्यारे बच्चे लोहे में जंग लगना ये केमिकल प्रोसेस है, रासायनिक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक, ठीक है। और जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? आपको पता होगा जो लोहा है इसमें क्या आ जाता है? नमी और साथ में क्या? ऑक्सीजन, ठीक है। नमी ऑक्सीजन जुड़ने के कारण इसमें क्या होता है? जंग लग जाता है।
ठीक है, और इसका भार क्या हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन और जल जुड़ेगा उसका भार बढ़ ही जाएगा, ठीक है, और इसमें जंग लगता है आयरन ऑक्साइड के कारण, Fe2O3, ठीक है, HCH2O। इस बात को ध्यान रखेंगे। कह रहा है बेंजीन में पाई तथा सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है, सिग्मा तथा पाई बंध। प्यारे बच्चे आपको पता होगा एक बेंजीन है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। आपको पता होगा जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होता है वहाँ पे क्या होता है, सिग्मा बंध, और जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंड होता है वहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, और जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पे एक सिग्मा और क्या होते हैं, दो पाई। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो बेंजीन में सबको पता है यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, हर कार्बन से क्या लगा होगा, हाइड्रोजन। आपको पता है कार्बन कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, 4, ठीक है, तो इसके 4 बंध बने हुए हैं। यहाँ पे एक सिग्मा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। बाकी जहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड दिख रहा है वहाँ पर भी क्या होगा, सिग्मा होगा, वहाँ पर भी क्या होगा, वहाँ पर भी सिग्मा होगा, ठीक। और जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट किए होंगे प्यारे बच्चे, सिग्मा बंधों की संख्या आया होगा 13 और पाई बॉन्ड की संख्या आ रही होगी 3, ठीक है। सबसे हल्की धातु प्यारे बच्चे आपको पता होगा, सबसे हल्की धातु जो है वो है लिथियम। क्या है, लिथियम। सबसे भारी धातु कौन सी होती है, उस्मियम। कौन सी धातु होती है, उस्मियम। और कौन सी धातु सबसे मुलायम होती है जिसे चाकू से काट सकते हैं, सोडियम। कौन सी धातु होती है, सोडियम। एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है क्या होता है, पारा। इसी को क्या कहा जाता है, क्विक सिल्वर। क्या कहा जाता है, क्विक सिल्वर। और प्यारे बच्चे एकमात्र अधातु ब्रोमीन, जो किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में, ठीक है। ग्रेफाइड एक ऐसा कार्बन का रूप है ना, जो मेटल ना होते हुए भी क्या है, विद्युत का सुचालक है। इस बात को भी ध्यान रखें, विद्युत का क्या है, सुचालक। विद्युत का सुचालक। वायु, एलपीजी, गैसोलीन, आसुत जल में कौन मिश्रण है। प्यारे बच्चे आपको पता होगा वायु क्या है, एक मिश्रण है। इसमें ऑक्सीजन 21% होता है, 78% नाइट्रोजन होता है, ठीक है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसें मिली होती हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और एलपीजी में आपको पता है क्या होता है, ठीक है, प्रोपेन और क्या होता है, ब्यूटेन। प्रोपेन और क्या होता है, ब्यूटेन, ठीक है, इन दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है। गैसोलीन पेट्रोल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पेट्रोल को। और पता है कार्बन 8 होता है, हाइड्रोजन कितने होते हैं, 18। इसी को कहते हैं गैसोलीन। ये भी एक क्या है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण। आसुत जल जो होता है, जल का फार्मूला आपको पता होगा अरे बच्चे, H2O होता है, जो एक निश्चित अनुपात में होता है। और जो निश्चित अनुपात में मिला रहता है उसे हम लोग कंपाउंड यौगिक कहते हैं। जो निश्चित अनुपात में नहीं मिला रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे मिश्रण कहते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आसुत जल हो जाएगा। आइए इधर, कह रहा है बेना किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। तो गर्मी के दिनों में हम लोग क्या डुलाते हैं, बेना। और बेना जो है पेशीय ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, यांत्रिक। किसमें कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा। कह रहा है एक वस्तु के वेग को 9 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा। तो प्यारे बच्चे आपको पता होगा गतिज ऊर्जा जो होता है हाफ mv² होता है। क्या होता है, हाफ mv²। और जो स्थितिज ऊर्जा होता है वो क्या होता है, mgh। किसी वस्तु में उसके स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित है
उसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, और किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा है उसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। इन दोनों को मिला के बोलते हैं क्या? यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। तो कह रहा है एक वस्तु है, उसका वेग 9 गुना कर दिया जाए, तो वेग को अगर 9 गुना करेंगे तो आपको पता है वेग v स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर करेंगे, है ना, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। यानी प्रारंभिक ऊर्जा का कितना हो जाएगा? 81 गुना हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ऊर्जा कैसी राशि है? तो प्यारे बच्चे आपको पता है ऊर्जा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश, है ना। और ऊर्जा कहते किसे हैं? कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? ऊर्जा। क्या कहलाती है? ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चे? क्या होता है? जूल। और इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग। और 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 जूल बराबर 10 के घाते 7 अर्ग। क्या होता है? 10 के घाते 7 अर्ग। तो 1 अर्ग बराबर क्या हो जाता? 1 अर्ग बराबर हो जाएगा 1 अर्ग बराबर 10 के घाते -7 जूल। क्या हो जाएगा? 10 के घाते -7 जूल। इस बात को ध्यान रखेंगे। ऊर्जा कैसी राशि है? ऊर्जा एक अदिश राशि है। कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? ऊर्जा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग। इस बात को ध्यान रखेंगे। जूल अर्ग में संबंध क्या है? 1 जूल बराबर 10 के घाते 7 अर्ग। उत्तोलक किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो प्यारे बच्चे जो लीवर होता है उत्तोलक, ठीक है। उत्तोलक एक साधारण मशीन है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। उत्तोलक 3 कैटेगरी होती है ना। प्राथमिक उत्तोलक, द्वितीयक और तृतीयक। तो उत्तोलक में कैंची हो गया, पिलास हो गया, ठीक है, हल हो गया, आदमी का हाथ हो गया, कूली का मशीन हो गया, ये सब क्या होते हैं? उत्तोलक। तो उत्तोलक किस सिद्धांत पे काम करता है? आर्किमिडीज के। किस सिद्धांत पे काम करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। और प्यारे बच्चे आपको पता होगा जो प्राथमिक श्रेणी के उत्तोलक हैं उनका यांत्रिक लाभ या तो 1 से कम होगा, है ना, 1 से कम, या अधिक हो सकता है। क्या हो सकता है? अधिक, या बराबर हो सकता है। जबकि जो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं उनका यांत्रिक लाभ क्या होता है? 1 से सदैव अधिक होता है। 1 से अधिक, 1 से अधिक। और तृतीय श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं उनका यांत्रिक लाभ सदैव क्या होता है? 1 से कम। क्या होता है? 1 से कम, है ना। यांत्रिक लाभ अगर ज्यादा होगा तो प्यारे बच्चे हम जो है कम बल लगा के आसानी से काम कर सकते हैं। और यांत्रिक लाभ ज्यादा करने के लिए जो आयास होता है उस आयास भुजा की लंबाई क्या करना पड़ेगा? वो ज्यादा करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो उत्तोलक जो है किस सिद्धांत पे काम करते हैं? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करते हैं। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं, ठीक है। पहले श्रेणी का जो उत्तोलक होता है उसका यांत्रिक लाभ 1 से कम, 1 से अधिक या 1 के बराबर हो सकता है। दूसरे श्रेणी का 1 से अधिक होता है। और तीसरे का सदैव क्या होता है? 1 से कम होता है। नाभिकीय बल विद्युत, चुंबकीय तथा गुरुत्वीय बल में सबसे प्रबल कौन है? तो प्यारे बच्चे सबसे प्रबल कौन है? नाभिकीय बल। कौन है? नाभिकीय, है ना। इसके बाद क्या है? इसके बाद विद्युत है। क्या है? विद्युत, है ना। इसके बाद क्या है? इसके बाद चुंबकीय है। क्या है? चुंबकीय। और लास्ट में क्या है? लास्ट में है गुरुत्वीय। क्या है? गुरुत्वीय। इस बात को ध्यान रखेंगे। विषाणु का खोल किससे बना होता है? तो प्यारे बच्चे आपको पता होगा जो जीव हैं एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ठीक है। तो विषाणु एक ऐसा जीव है जो ना तो एक कोशिकीय है और ना ही बहुकोशिकीय। इसका जो कोशिका होता है वो क्या होता है? पूर्ण विकसित नहीं होता है, अपूर्ण कोशिका होता है ना। और इसीलिए सजीव और निर्जीव के बीच की क्या मानी जाती है? कड़ी। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। सजीव एवं निर्जीव के बीच की
बीज की कड़ी, है ना। विषाणु विषाणु का जो केंद्रक होता है वो किससे बना होता है बेटा? विषाणु का न्यूक्लियस वो डीएनए और आरएनए से बना होता है, डीएनए प्लस आरएनए से, है ना। डीएनए आपको पता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। साथ में क्या होता है? केंद्रीय कोर होता है, सेंट्रल नोड जिसे बोलते हैं, केंद्रीय कोर, है ना। और इसके बाहर प्रोटीन का आवरण होता है। क्या होता है? प्रोटीन का आवरण, जिसे हम लोग कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड, है ना। तो विषाणु का खोल किससे बना होता है? प्रोटीन से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कैप्सिड। क्या कहते हैं? कैप्सिड। अरे बच्चे, विषाणु की जो विषाणु की संरचना है वो बिना होस्ट सेल जीवित कोशिका में आए बिना कार्य नहीं कर सकता। जब तक बाहर पड़ा है वो क्या है? वो एक हिसाब से निर्जीव है ना। जब एक जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो उसके एंजाइम तंत्र के सहायता से क्या करता है? अपनी संख्या को प्रतिकृत करता है, बढ़ाता है, और जो है एक नए विषाणु का क्या होता है? जन्म होता है। तो एक हिसाब से क्या है? एक परजीवी है, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका खोल किससे बना होता है? कैप्सिड से। किससे बना होता है? कैप्सिड से। जो किससे बना होता है? प्रोटीन से। आप बताएंगे जीवाणु, तो जीवाणु का किससे बना होता है ना। कवक का किससे बना होता है? कवक का। पौधों का किससे बना होता है? पौधों की भित्ति। बोलेंगे प्यारे बच्चे, जीवाणु का किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकोन। पेप्टिडोग्लाइकेन, है ना। कवक का किससे बना होता है? काइटिन से। किससे बना होता है? काइटिन से। और पौधों का किससे बना होता है? सेलुलोज। किससे बना होता है? सेलुलोज, है ना, जो पौधों को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है अल्टमैन ने किया। किसने किया? अल्टमैन। वैसे प्यारे बच्चे, विषाणु का खोज किसने किया था? आपको पता होगा, इवानोवास्की। इवानोवास्की, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमैन ने। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही सूत्र कणिका के नाम से जाना जाता है। सूत्र कणिका, है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसकी जो आंतरिक दीवार होती है उसे क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का विद्युत गृह। विद्युत गृह, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको पता है इसमें ऑक्सीशोषण होता है, जिसके फलस्वरूप क्रेब चक्र चलता है और उसमें क्या बनता है? ग्लूकोज और एटीपी के अणु बनते हैं, जिससे ऊर्जा मिलता है। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। कह रहा है रकाब हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? प्यारे बच्चे, हड्डी का नाम क्या है? रकाब। और रकाब हड्डी को ही स्टेपिस बोला जाता है, जो हमारे कान में पाया जाता है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस। स्टेपिस, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, ठीक है। सुंदरता की हड्डी किसे कहते हैं? सुंदरता, ठीक है। सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की है? सबसे मजबूत, है ना। सबसे अधिक भार सहने वाला, सबसे अधिक भार सहने वाला, है ना। सबसे चमकीली हड्डी, सबसे चमकीली। सबसे बड़ा कंट्रास्थी, सबसे बड़ा कंट्रा, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, सुंदरता की हड्डी किसे कहा जाता है? कॉलर बोन को। किसे कहा जाता है? कॉलर बोन, है ना, जो कॉलर की हड्डी है।
कॉलर बोन है ना, मजबूत मैंडिबल कहाँ पाई जाती है, जबड़े में, मैंडिबल। ठीक है। सबसे अधिक भार सहने वाला टीबिया, टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है, पैर में। कहाँ पाई जाती है, पैर में। सबसे चमकीला वैसे कोई भी हड्डी चमकीली नहीं होती है, फीमर की हड्डी को चमकीला हड्डी माना जाता है, फीमर। ठीक है। सबसे बड़ा कंडरा तो पटेला, घुटने की हड्डी, पटेला। और आपको पता होगा बोन से बोन किसके द्वारा जुड़ा होता है, लिगामेंट। किससे जुड़ा होता है, लिगामेंट, है ना। और बोन से मांसपेशी, टेंडन। किससे जुड़ा होता है, टेंडन। इस बात को ध्यान रखेंगे। अरे बच्चे लास्ट हमने लिखा है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। लास्ट प्रश्न आप लोग बताएंगे, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। और आपको पता होगा सबसे पहले कोशिका का जो खोज हुआ है ना, तो किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने, है ना। इसने कार्प का जो कट था उसमें जो है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक मधुमक्खी की छत्ते के आकार की संरचना देखा, जिसको क्या नाम दिया गया, कोशिका। और आपको पता होगा कोशिका शब्द जो है, ठीक है, जो सेल है ना, वो लैटिन भाषा का शब्द है जो सेलुला से आया है। किससे आया है, सेलुला से। ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने कब किया था, 1665 में। और ये कोशिका जो थी कैसी थी, मृत कोशिका। तो सबसे पहले मृत कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। बाद में जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक ने किया। किसने किया, लीवेनहॉक। पूरा नाम क्या है इनका, एंटोनी वान लीवेनहॉक। कब किया था, 1674 में। कब किया था, 1674 में। ठीक है। और आपको पता होगा अरे बच्चे 1838 और 1839 के करीब में दो वैज्ञानिक, एक स्लाइडन और एक वैज्ञानिक का नाम है स्वान, है ना। ये जंतु वैज्ञानिक हैं स्लाइडन, और स्वान क्या है, वनस्पति वैज्ञानिक। ठीक है। इन दोनों ने मिलकर क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत। क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत, है ना। कब दिया था, 1838 या 39 के करीब में। और इस सिद्धांत में थोड़ी बहुत कमी रह गई, जिस बात को बिरचाओ ने कब दिया, 1855 में। 1855 में कोशिका सिद्धांत को स्पष्ट किया कि कोशिका सिद्धांत है क्या। ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आपको पता होगा जो भी जीव हैं या तो एक कोशिकीय हैं, एक कोशिकीय, या क्या है, बहु कोशिकीय। ठीक है। और इन सबका जो अपवाद है नील हरित शैवाल, जीवाणु और विषाणु, इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। आपको पता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, है ना। चैनल से अपने तैयारी के लिए जुड़े रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अपने तैयारी को अच्छा बनाए रखें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।